नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम समय में पीछे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य की असाधारण जिंदगी के बारे में जानेंगे। एक छोटे लड़के की कल्पना करो जो हिम्मत और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। ये थे चंद्रगुप्त। इतिहास में उनके जन्म के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं कि वो एक गरीब ग्वाला था, तो कुछ कहते हैं कि वो राजघराने से था। पर एक बात पक्की है, किस्मत को उनके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा था। और तब आते हैं महारणनीतिकार चाणक्य। चंद्रगुप्त की क्षमता को पहचानकर चाणक्य ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। ये कोई आम गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, ये एक राजा को बनाने की शुरुआत थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति की बारीकियां और अच्छे शासन का ज्ञान दिया। कल्पना करो उस कड़ी ट्रेनिंग की, रणनीति पर बातचीत की, खुले आसमान के नीचे सीखे गए सबक की। ये एक साम्राज्य की नींव थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो नेता देखा जो भारत को चाहिए था, एक ऐसा राजा जो बिखरे हुए राज्यों को एक करेगा। और इस तरह युवा चंद्रगुप्त ने सीखा, ट्रेनिंग और अपनी किस्मत के लिए तैयार हुआ। तख्त उसका इंतजार कर रहा था। नंद वंश, जो कभी बहुत शक्तिशाली था, अब आलसी हो गया था। उनका शासन विशाल होने के बावजूद अत्याचार से भरा था। लोग एक न्यायप्रिय राजा के लिए तरस रहे थे। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य, अब एक योग्य युवक, ने अपना कदम बढ़ाया। चाणक्य की रणनीतियों से प्रेरित होकर उसने छोटे राज्यों को एक करना शुरू कर दिया। नंदों के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं थी, वे एक बड़ी ताकत थे। लेकिन चंद्रगुप्त के पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था, लोगों का समर्थन। लोग अत्याचार से तंग आ चुके थे और चंद्रगुप्त में उन्हें आशा की किरण दिखाई दे रही थी। इसी के साथ चाणक्य की शानदार रणनीतियों ने पासा पलट दिया। सेनाओं के टकराव, युद्ध के हाथियों की गर्जना, चंद्रगुप्त की सेना के साहस की कल्पना करो। अंत में जीत उसकी हुई। नंदवंश का तख्ता पलट दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य, वो छोटा लड़का जिसने सपने देखने की हिम्मत की, मगध का सम्राट बन गया। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा मगध तक ही सीमित नहीं थी। उसने एक अखंड भारत का सपना देखा था जो विदेशी शासन से मुक्त हो। उसकी नजर उत्तर पश्चिम की ओर सिकंदर के साम्राज्य के बचे हुए हिस्सों पर पड़ी, जिस पर शक्तिशाली सेल्यूकस निकेटर का शासन था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच टकराव होना तय था। दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों कुशल योद्धा थे और दोनों सिंधु घाटी की उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण चाहते थे। जो युद्ध हुआ वो सैन्य कौशल का एक अद्भुत नमूना था। चंद्रगुप्त की सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित अटूट साहस से लड़ी। एक कठिन अभियान के बाद एक समझौता हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की ताकत को पहचानते हुए विशाल क्षेत्रों को सौंप दिया। उसने अपनी बेटी का विवाह भी मौर्य सम्राट से कर दिया, जिससे उनका गठबंधन मजबूत हुआ। इस जीत की गूंज पूरे देश में फैल गई, जिससे चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। वो समझते थे कि एक स्थायी साम्राज्य के लिए सिर्फ सैन्य शक्ति ही काफी नहीं है, इसके लिए प्रशासन और न्याय की मजबूत नींव की जरूरत होती है। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की, जिसमें अधिकारियों का एक नेटवर्क साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार था। सालों के शासन और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ ने चंद्रगुप्त को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, एक ऐसा दर्शन जो शांति और ज्ञान की उनकी इच्छा के साथ मेल खाता था। एक असाधारण त्याग में उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और एक साधु का जीवन अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन साहस, महत्वाकांक्षा और ज्ञान का प्रमाण है। वे एक कुशल योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया, जिससे भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण हुआ। उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें एकता की शक्ति, न्याय के महत्व और ज्ञान की खोज की याद दिलाती है।